कामरान साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक और जो ये कोरियोग्राफ्ड होने वाली जो बात है, अब इस पर बहुत से ट्विटर अकाउंट्स पर भी पिक्चर सैटेलाइट इमेजरी सामने आती है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि चाहे वो फोर्डो हो या नतान्ज हो, ये इस हमले से एक रोज़ पहले वहाँ ट्रक्स की लंबी कतार लगी हुई है। ईरान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी ये बात कर रहे हैं कि हमने तो वहाँ से सेंट्रीफ्यूजेस मूव कर लिए थे। तो जिस तरह कतर में बेस पर अटैक हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था, यहाँ पर भी ये होने की प्रोबेबिलिटी थी ईरान के केस में? यार कंस्पिरेसी थ्योरीज का कोई जो है ना हद नहीं है। मतलब जो है ना, वो हमारी कौम तो वैसे भी हेल्दी डाइट पे है, तो और फिर हमारी कौम तक लिमिटेड नहीं है। ये तो एक अब ग्लोबल पेंडेमिक है कि जहां लोग जो है इस तरह की वो थ्योरीज को जो है सब्सक्राइब करते हैं। देखें, नहीं, ईरान की ऑफिशियल स्टेटमेंट वैसे यही थी, बियॉन्ड कंस्पिरेसी थ्योरी, उनके माउथपीस ये कह रहे हैं। ईरान की रजीम की 40 साल की तारीख है कि वो इस तरह के इन्फो ऑप्स में महारत रखते हैं। मैं खुद उनके टेलीविजन शोज पे गया हूँ, उन्होंने मेरे जिस तरीके से जो है स्टेटमेंट्स ट्विस्ट किए हैं बैठ के, तो ये तो इट्स नॉट नाइदर हियर नॉर देयर। द रियलिटी इज के वो कुछ चीज़ें वहाँ से रिमूव करने की सलाहियत रखते थे। फैसिलिटी मतलब इतनी बड़ी है, इतनी गहरी है और वो हार्ड वायर्ड है, तो उसमें से कितनी चीज़ें निकाल सकेंगे। तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो उन्होंने निकालना था। अब वो 1 दिन पहले था या 10 दिन पहले था, ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि किसी को भी इल्म नहीं था कि किस दिन ये अटैक होगा। और देखें, जब आप अगेन मैं फिर से कहूँगा, आप एनीबडी कैन गूगल एंड सी कि GBU 57 का पेलोड कितना बड़ा है। तो GBU 57 अगर 14 गिराए गए हैं, 12 फोर्दो पे, 2 नातान्ज पे, तो जितनी तबाही हुई होगी वो फिर जो है मतलब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस हद तक का है। सो मतलब क्या बचा क्या नहीं बचा। देखिए, अगर फैसिलिटी खड़ी भी है नीचे, तो उसका अगर एक्सेस नहीं है, उसको जो है मतलब एक्सकवेट करने में टाइम लग जाएगा, और फिर जब आप उस पर दोबारा काम करना शुरू करेंगे, सैटेलाइट्स की निगाह में आप आ जाएंगे। सो लुक, आई मीन द डैमेज इज देयर। अब उसको जो है इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के तहत जो है हम कहें कि अच्छा इतना नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ, तो अब अमेरिका के अंदर भी एक सियासत चल रही है कि हाँ भाई, जो लिबरल मीडिया है और जो मुखालफिन है इस एडमिनिस्ट्रेशन के, वो जाहिर है वो कहेंगे कि आके कि देखें जी ये कुछ भी नहीं हुआ, ये तो जो है मतलब हमारा सदर हमें किधर लेके जा रहा है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम। द रियलिटी, जो एक्चुअल एनालिसिस है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, इट विल टेक टाइम टू कम आउट। ठीक है, इट विल टेक टाइम। तैमूर साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप की अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की हम बात कर लें, तो एंटी वॉर प्रेसिडेंट कहा जाता था उनको, वो नेटो की फंडिंग के भी खिलाफ थे, और जो अमेरिका की एक्सपेंशन है, एक नियो कॉलोनियल एम्पायर है, उसके खिलाफ थे। अब आकर उनका वॉर प्रेसिडेंट बन जाना डोमेस्टिकली कैसे अफेक्ट करेगा उनको? उनको मीडिया पे भी काफ़ी गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि आप सही रिपोर्ट नहीं कर रहे, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान की फैसिलिटीज़ को। तो ट्रंप जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कैसे मेरा ख्याल है कि अमेरिकन सिस्टम में आप शक्लें तब्दील कर सकते हैं, मगर जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी रियासत की बनी होती है, जिसको हम कहते हैं डीप स्टेट बनाती है, या उनके थिंक टैंक्स बैठ के स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, सोचते हैं, वो अपनी जगह कायम होती है। आपको याद होगा कि ओबामा भी एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट ही थे, या एटलीस्ट जब उन्होंने कैंपेन किया तो लिबरल ओपननेस, हम दोस्ती करेंगे, हम जंग नहीं चाहते, मगर फिर उन्हीं के पीरियड के अंदर कितनी जंगें हुई। वुडरो विल्सन पीस विदाउट वॉर का नारा लगा के आए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ले गए। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली राइट। खैर, वर्ल्ड वॉर तो और भी बड़ी चीज़ है, बट मेरा पॉइंट ये है कि शक्लें बहुत तब्दील होती हैं, मगर पॉलिसी जो कायम होती है उसके पीछे जो लॉबीज़ हैं, जो प्रोसेसेस हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, वो और है। और जो डेमोक्रेट्स उन पे तनकीद कर रहे हैं, आपको लगता है दे वर इन पावर तो दे वुड हैव डन द सेम थिंग? दे डिड द सेम, एवरीबॉडी नोज इट। कि देखें गाजा पे कितनी देर इसराइल ने इतने मैसेकर्स किए कि वो जेनोसाइड के बराबर है। सही। और बाइडेन ने कुछ भी नहीं किया उनको रोकने के लिए, आर्म्स देते रहे, सब कुछ देते रहे। यू हैव इट। नहीं, तो ये जो कंपेल करने की ताकत है इसराइल की किसी भी US प्रेसिडेंट को, ये कहाँ से आती है? मतलब ये एपेक है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन? खुद चाहते हैं। ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो अमेरिकन एक्चुअली खुद चाहते हैं। बाइडेन की वो स्टेटमेंट आपने सुनी होगी ना कि इफ देयर वाज़न्ट एन इजराइल वीड हैव टू इन्वेंट वन, याद है वो? उसने अपनी जवानी में दी थी स्टेटमेंट। तो एक्चुअली ये है रीजन, ऑयल रिच रीजन, मिडल ईस्ट का जो रीजन है, इसमें अमेरिका ने अपने बेतहाशा अड्डे कायम किए हैं, और इजराइल उनके लिए एक ऐसी रियासत है जो पूरे मिडल ईस्ट की पुलिसमैन बन चुकी है। और इसलिए
अमेरिकन जो हैं दे एक्वेस या एटलीस्ट इस्टेब्लिशमेंट जो है वो यही कुछ चाहती है जो इजराइल कर रहा है। उसमें इख्तलाफ सिर्फ इतना हो सकता है कि अभी करना है या बाद में करना है, किस हद तक करना है कि नहीं करना, मगर उनका बड़ा फर्म अलायंस बेसिकली 56 से लेकर अब तक। यूएई, कतर, ओमान वगैरह इतना एंटागनाइज फील नहीं करते अमेरिका की तरफ, वो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो तो इसराइल की तरफ भी एंटागनाइज नहीं फील करते। और इनफैक्ट इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद बेतहाशा इन्वेस्टमेंट कतर ने, कुवैत ने, यूएई ने इजराइल की कंपनीज में की है, और इजराइल की कंपनीज ने बेतहाशा इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में की है, सॉरी इन कंट्रीज में की है। बिल्कुल जी। तो इसमें आपको लगता है कि ईरान की साइड से देयर इज नथिंग डिफरेंट, इट्स जस्ट द इजरायली एम्बिशन? यस, आई थिंक सो। आई डोंट थिंक कि ईरान ने ये ऐसा कोई कदम उठाया है जिसकी वजह से हम ये सोचें कि उन्होंने प्रोवोक किया अटैक। एक्चुअली मैं इसको इस तनाज़र में देखता हूँ कि अक्टूबर 7 के बाद इजराइल ने एक रीजन में तब्दीली के लिए पूरा प्लान लॉन्च किया है। पहला उसका हिस्सा ये था कि हमने हमास को उड़ा के रख देना है, चाहे हमें पॉपुलेशन को भी उसके लिए तबाह कर देना पड़े। सही। दूसरा उनका हिस्सा ये था, बाय दिसंबर दे हैड ऑलरेडी इन्वेडेड लेबनान, ठीक है ना। दिस वाज द 6th इन्वेजन, छठी इन्वेजन 78 से लेके अब तक जो उन्होंने लेबनान में की, जहां उन्होंने हसन नसरुल्लाह को कत्ल किया और 2-3 हज़ार हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स को भी मारा। फिर उसके बाद उन्होंने सीरिया के अंदर रेजीम चेंज शुरू की, जो अल-शर्रा को ले आए। एग्जैक्टली, वहाँ उन्होंने टर्की के साथ कोऑर्डिनेट किया, गोलान हाइट से आगे उन्होंने कई ज़मीनें भी ऑक्यूपाई कर ली, स्ट्रेटेजिक एरियाज, और हुतीज़ भी उनके लिए एक प्रॉब्लम है, उसको भी वो डील कर रहे हैं, मगर फाइनल प्राइज इस सारी चीज़ का जो है वो ईरान है। ठीक है, ये मतलब जो ईरान की ऑफशूट्स जो क्लेम किया जाता है दे आर ऑल्सो प्रॉब्लम। आदिल साहब, ये जो बात तैमूर साहब भी कर रहे हैं, जो HHH है बेसिकली, हुतीज़, हिजबुल्लाह और हमास, तो इनका आगे चलकर कोई आप देख रहे हैं फंक्शनल रोल? क्योंकि लेबनान ने तो क्लियरली इस बार कह दिया हिजबुल्लाह को कि ख़बरदार आप अगर इस जंग का हिस्सा बने, हमास भी बैकफुट के ऊपर है, तो ईरान को फिर अपनी ही मिलिट्री पावर पर रिलाई करना पड़ेगा इसराइल को इस खित्ते में डिटर करने के लिए, या फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस में डू यू थिंक दैट समथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन देम? देखिए, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन डेफिनेटली उनकी जो पेन इन्फ्लिक्ट करने की कैपेसिटी थी इन ऑर्गेनाइजेशन की, जब से वो प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ हो रहे थे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी रिड्यूस हुई उनकी लीडरशिप को। जिस तरह अभी मेरे को पैनलिस्ट भी कह रहे थे, उन्होंने सिस्टमेटिकली जो है, जिस तरह से फ़लस्तीन के ऊपर गज़ा पे हमास को, हिजबुल्लाह को, सबको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, और फिर देन दे केम आफ्टर ईरान के, जहाँ से वो समझते हैं कि इनको मेजर सपोर्ट मिलती थी। तो वीक तो हो गई है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म होना शायद मुश्किल होगा। जैसे हमने अफ़गानिस्तान के अंदर भी देखा कि उन्होंने जितनी भी बॉम्बिंग कर ली, कुछ भी कर लिया, अगर लोग वहाँ पे सपोर्ट थोड़ी भी रहेगी तो वो रेजिस्टेंस जितनी भी है अपने कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस रहेगी उसको। लेकिन वो जो जिस तरह से पहले था, ईरान जिस तरह से वो डोमिनेट कर रहा था, या जिस तरह से उनको ज़्यादा एक तरह से तकलीफ़ पहुँचा रहा था इसराइल को, वो शायद चंद कुछ अरसे के लिए शायद वो उनको एक रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ईरान ने भी अपने आप को एक रिकूप करना है। अपना अगर मिलिट्री कैपेबिलिटी उसकी जितनी भी डैमेज हुई है, उसने भी अपनी असेसमेंट्स करनी है, और वो फिर किस तरह से दोबारा से अपना करते हैं, बिल्डअप करते हैं, ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल और किस तरह से उनकी पॉलिटिक्स शेप अप होती है, ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स। तो आदिल साहब, ये जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, क्योंकि IRGC की टॉप टियर लीडरशिप, इसके अलावा ईरानियन एयरफोर्स के जो चीफ थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन सबको मतलब अपने घरों में मौजूद थे और इजराइल ने टारगेट कर दिया, जिससे पता चलता है कि पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है मोसाद की। उसके लिए आपको लगता है कि ईरान को कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप जिससे भी रिप्लेस करें दिल टेक हिम आउट? नहीं, डेफिनेटली ये तो एक उनका मेजर एक आप कह लें कि गैप था उनकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, कि इतनी पेनिट्रेशन उनकी हुई, और ये अभी से नहीं हुई है। आप काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि उनके साइंटिस्ट को, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, पहले भी सेंट्रीफ्यूज पे जब उन्होंने किया था, ओलंपिक गेम्स के नाम से अटैक किया था, काफ़ी डैमेज पहुंचाया था ईरान की फैसिलिटीज़ को। तो इंटरनल तो उनके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स हैं, और वो जो गैप्स हैं वो ईरान को उसको एड्रेस करने पड़ेंगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा वीक लिंक के सारे आप कह लें कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो यही था
कि उनको जो ब्लो मिला उनकी लीडरशिप का शुरू में ही, इसराइल ने जब उनको असैसिनेट करना शुरू कर दिया, वो एक काफ़ी डीमोरलाइजिंग होता है फॉर एनी कंट्री कि जी वो जंग में शुरू हुआ और उनकी टॉप लीडरशिप को इसी तरह सिंगल आउट करके असैसिनेट कर दिया जाए। आई थिंक एक मिलिट्री कैपेबिलिटी के साथ साथ ये जो अपना इंटरनल सिक्योरिटी के एलिमेंट को कि कितनी पेनिट्रेशन इसराइल को, इसको उनको एड्रेस करना पड़ेगा लाजमी, उसके बगैर काफ़ी मुश्किल रहेगी उनके लिए।